उसके ऊपर किसका कब्जा है? यानी तेलंगाना में भी बुद्धिस्ट लोगों की मूवमेंट चल रही है, महाराष्ट्र में भी चल रही है, केरला में भी चल रही है, यूपी बिहार में भी चल रही है। मगर आपकी राष्ट्रीय ताकत होगी तो आप दुश्मन की गर्दन पकड़ सकते हो। आपकी राष्ट्रीय ताकत क्या है? ताकत होनी चाहिए। आप तेलुगु बोल रहे हो, नो ऑब्जेक्शन। तेलुगु में भी बुद्धिज्म ही है। भाषा बदलेगी, उद्देश्य नहीं बदलेगा, सिद्धांत नहीं बदलेंगे, सिद्धांत तो वही रहेंगे। तो केवल बुद्धम शरणम गच्छामि कहने से बुद्धिज्म का काम नहीं चलेगा। केवल जय जयकार करने से आंदोलन नहीं चलेगा। केवल जय जयकार करने से आंदोलन अलग बात है। हम आंदोलन करना चाहते हैं। साउथ इंडिया में मद्रास, चेन्नई, वहाँ पर एक बुद्धिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ने लॉर्ड बुद्धा ट्रस्ट नामक ऑर्गेनाइजेशन ने, जो तमिलनाडु में मद्रास हाईकोर्ट में वो मामला गया, तो वहाँ तमिलनाडु में एक भगवान की मूर्ति थी, बड़ा टेम्पल था। तो उन लोगों का दावा था कि ये भगवान की मुनियप्पन स्वामी की मूर्ति तो दिखाई दे रही है, मगर इसका नाक, इसका चेहरा ये बुद्धा की तरह दिखाई दे रहा है। तो वहाँ के लोगों ने दावा किया 2011-12 में कि ये बुद्धा की मूर्ति है। तो कोर्ट में लंबा मामला था। जज ने कहा कि इसके लिए आर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंट को रिपोर्ट बनाने के लिए कहा जाए, और मुनियप्पन स्वामी किसकी है इसको देखने के लिए आर्कोलॉजिस्ट लोग वहाँ गए और ब्राह्मणों को कहा कि तुम इसके ऊपर पानी डालो और इसके ऊपर तुमने जो लेप लगाया है तुम्हारे ही हाथों से निकालो। तो ब्राह्मणों के हाथों से वो सब निकाला। जो लेप लगाते थे चंदन का, वो लेप निकाला और अंदर क्या मिला? अंदर भगवान बुद्ध की मूर्ति मिली। ऐसा रिपोर्ट बनाकर चेन्नई हाईकोर्ट में दाखिल हुआ। आर्कोलॉजी एविडेंस होता है, साइंस एविडेंस होता है। ब्राह्मण हार गए और बुद्धिस्ट लोग जीत गए, और कानून ने कहा ये मुनियप्पन स्वामी अब मुनियप्पन स्वामी नहीं है। ऐसा बाहर बोर्ड लगाओ, और जो कोई उसकी मुनियप्पन स्वामी के नाम पर पूजा करेगा अंदर घुस के, उसके ऊपर दंड लिया जाएगा, उसको कानूनन सजा होगी। अब मुनियप्पन स्वामी नहीं है, भगवान गौतम बुद्ध है। ऐसा जजमेंट आया। इस जजमेंट के आधार पर अगर बालाजी का मंदिर, क्या बालाजी का मंदिर है या बुद्ध का मंदिर है, इसका भी अगर केस डाल दिया गया तो उसका भी जजमेंट आएगा एज अ आर्कोलॉजिकल एविडेंस कि वो बालाजी का मंदिर नहीं है, वो भगवान गौतम बुद्ध का मंदिर है। तो हम चर्चा क्या करना चाहते हैं? हम चर्चा ये करना चाहते हैं, जितने भी बड़े बड़े मंदिर है, जितने भी बड़े बड़े मंदिर है ब्राह्मणों के, धंधे के, कमाई के, लूटने के, डाका डालने के, ठगने के, जितने भी बड़े बड़े मंदिर है, वो सारे के सारे मंदिर बुद्ध विहार है। सम्राट अशोका ने 84,000 स्तूप बनाए। कितने बनाए? 84,000 स्तूपास एंड विहारास। सम्राट अशोक सम्राट थे, 1 लाख भी बना सकते थे, 5 लाख भी बना सकते थे, मगर 84,000 ही क्यों बनाए? सवाल है।
सम्राट अशोक ने 84,000 ही स्तूप क्यों बनाए? 1 लाख बना सकते थे, 2 लाख बना सकते थे, 84,000 ही क्यों बनाए? क्योंकि उनको मालूम था, आज हमको मालूम नहीं है, हमारे लोगों को मालूम नहीं है। क्यों मालूम नहीं है? क्योंकि हमारे लोग बुद्ध को, बाबा साहब को इधर ले रहे हैं, इधर नहीं ले रहे, इधर ले रहे, इधर से 0। सवाल है 84,000 क्यों ही बनाया? अगर ये मंदिर आपका है, अगर इसका आपको जवाब ढूंढना है तो आपको पीछे जाना होगा और पीछे आपको आपका इतिहास ढूंढना होगा। इतिहास में पता चलता है हमारे सम्राट अशोक ने 84,000 स्तूपा विहारा बनाए। तो 84,000 क्यों बनाए? क्योंकि उसको मालूम था बुद्धा 80 साल तक जिंदा रहे, डेली हाथ में भिक्षा पात्र लिया और अपने जुबान से लोगों को समझाते रहे। बुद्धा ने अपने जुबान से, अपने विवेक से लोगों को जगाया। तो बुद्धा कितने उपदेश किए जिंदगी भर? बोले बहुत कुछ। दुनिया में बुद्धा इतना आज तक कोई नहीं बोला। क्यों नहीं बोला? क्योंकि बुद्धा का उद्देश्य ग्लोबल था। मगर बुद्धा के जो वचन थे, जो आज उपलब्ध है त्रिपिटका में, वो 84,000 है। ये बात अशोका को पता चली तो अशोका ने सोचा शाक्य मुनि बुद्धा 84,000 सूत्र लिखे, 84,000 वचन बोले, इसलिए मैं बुद्धा की याद में 84,000 विहार बनाऊंगा। आज वो कहा है, कहा है वो? तो ये जो मंदिर है बड़े बड़े, चाहे अयोध्या हो, चाहे उड़ीसा का जगन्नाथपुरी हो, चाहे साउथ इंडिया का बालाजी हो, चाहे महाराष्ट्र का पांडुरंग, पंढरपुर का मंदिर हो, चाहे साउथ इंडिया में कामाख्या और शबरीमाला मंदिर हो, तो ऑल इंडिया में और गुजरात में गिर सोमनाथ मंदिर हो, ऐसे जो बड़े बड़े मंदिर हैं, ये आर्कोलॉजी के आधार पर सिद्ध हो चुके हैं, ये बुद्धिस्ट विहार है। तो बुद्धिस्ट विहारों पर ब्राह्मणों ने कब्जा क्यों किया? ब्राह्मणों ने बुद्धा को भी निगल लिया और बौद्ध स्थलों को अपना अड्डा बनाया। ब्राह्मण तो ये कहते थे बुद्धा विष्णु का 9वां अवतार है। ब्राह्मण क्या कहते थे? बुद्धा विष्णु का 9वां अवतार है। अभी साउथ इंडिया का ब्राह्मणी है सुब्रमण्यम स्वामी, वो इन दिनों बकवास कर रहा है कि डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर भी ब्राह्मण है। अरे ब्राह्मण कितना चालाक होता है, जो अच्छा माल होता है वो पराया माल हड़प लेता है और गंदा माल दूसरों को देता है। अछूत माल ब्राह्मणों के द्वारा बनाया, बोलता नहीं मैंने बनाया है। बुद्धा को बोलता मेरा है, अंबेडकर भी मेरा है। तो कितने चालाक जमात है ये, कितना कनिंग पीपल है ये, षड्यंत्रकारी लोग हैं। तो उन्होंने बुद्धा को भी निगल लिया था और इस बुद्धा को जब अवतार घोषित किया तो बौद्ध विहारों को कब्जा कर लिया। ईसा पूर्व 185 में 185 को BC क्या किया? बृहद्रथ मौर्य की हत्या पुष्यमित्र शुंग नामक ब्राह्मण ने किया। ये सबूत है कि बुद्धिज्म को ब्राह्मणों ने हिंसा के आधार पर खत्म किया। ब्राह्मणों ने हिंसा के आधार पर बुद्धिस्ट किंग की हत्या की, बौद्ध मंक्स की, यानी बौद्ध भिक्षुओं के जो गर्दन काट कर लाके देगा उसको
100 सोने की मुद्राएं बख्शिश दी जाएगी, ऐसा आदेश निकाला। 8वीं शताब्दी में साउथ इंडिया का, केरला का ब्राह्मण शंकराचार्य ने जगह जगह जाकर बौद्ध भिक्षुओं का कत्लेआम किया, मगर कत्लेआम करते वक्त होशियारी ये अपनाई कि अपने केश को निकाल दिया और भिक्षु की तरह पोशाक पहना। लोगों को लगा कोई भिक्षु है, और जब लोग सो गए भिक्षु, तो ये डुप्लीकेट भिक्षुओं ने उनके गर्दन काट दिए। इसलिए शंकराचार्य को क्या कहते हैं? शंकराचार्य को कहते हैं डुप्लीकेट बौद्ध भिक्षु। संस्कृत में कहते हैं प्रच्छन्न बौद्ध। उस समय प्रच्छन्न बौद्ध ओरिजिनल बौद्धों के अंदर घुसे और हत्या की, मगर आज आरएसएस नामक संगठन हमारे समाज के अंदर बुद्धा और अंबेडकर की विचारधारा को फिर से खत्म करने के लिए हमारे लोग अलग अलग लड़ाई लड़ रहे हैं। तो आरएसएस ने एक संगठन बनाया बुद्धिस्ट लोगों का, जिसका नाम है भारतीय बौद्ध संघ। चला कौन रहा है? आरएसएस का ब्राह्मण भागवत। हमारे लोगों को जानकारी नहीं है। तो जैसे वो लोग अंदर घुसे, वैसे ही वो अब हमारे बाबा साहब अंबेडकर की मूवमेंट को, धम्म की मूवमेंट को रोकने के लिए काम कर रहे हैं। आदिवासी में घुसते हैं तो आदिवासियों को जंगली कहेंगे तो गुस्सा आएगा, तो आदिवासियों को कहते तुम वनवासी हो। है कितनी चालाक जमात है। इसीलिए साथियों, उन लोगों ने यहाँ से बुद्धि से और बुद्धि का भी गलत ढंग से इस्तेमाल करके बौद्ध धर्म पर उस समय भी कब्जा किया और आज भी कब्जा कर रहे हैं। तो बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क क्या करेगा? बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क केवल हॉल के अंदर बैठने के लिए या भाषण करने के लिए नहीं बना रहे हैं, बल्कि बौद्ध विहारों को, हमारी विरासत को बचाने के लिए ऑल इंडिया में सड़क पर उतरने के लिए हम संगठन बना रहे हैं, और संगठन केडर बेस बना रहे हैं। अभी मैं आपको वर्तमान में जानकारी देता हूँ। वर्तमान में जानकारी क्या है? आप लोग बाबा साहब अंबेडकर को बहुत मानते हो, जानते हो क्या? मानना अलग बात है, जानना अलग बात है। हमारे दुश्मन लोगों ने देखा कि बाबा साहब अंबेडकर को ये लोग मानते जानते तो है नहीं, तो क्या करें? तो हमारे लोग जहाँ जहाँ बाबा साहब अंबेडकर बुद्धा के जीवन से घटित घटनाएं हैं, हमारे लोग वहाँ जाते हैं और उस धरती को पवित्र मानकर छूते हैं। तो ब्राह्मणों ने देखा कि बाबा साहब अंबेडकर कहाँ पैदा हुए? मध्य प्रदेश के महू में हुए, इंदौर डिस्ट्रिक्ट में हुए। वहाँ महू क्या है? गांव नहीं है। महू ये मिलिट्री हेडक्वार्टर है, जहाँ पर बाबा साहब अंबेडकर के पिताजी सूबेदार रामजी बाबा वहाँ सूबेदार थे। वहाँ पर बाबा साहब अंबेडकर का जन्म हुआ। तो बाबा साहब अंबेडकर की वो जन्मस्थली है। हमारे लोग छुट्टे छुट्टे लड़ रहे, अकेले अकेले लड़ रहे, क्या नतीजा भुगतना पड़ रहा है? आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद के लोगों ने खुलेआम तौर पर महामानव डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर के बर्थ प्लेस पर कब्जा कर लिया है। गौरव की बात है, दुख की बात है। तो उन लोगों ने वहां पर कब्जा कर लिया, और जहां पर बाबा साहब अंबेडकर का अस्थि कलश है, उसके सामने एक संविधान की कॉपी रखी जो आरएसएस के द्वारा बनाई गई है, और उसके अंदर लिखा हुआ है
कि राम राज्य बाबा साहब अम्बेडकर का उद्देश्य था, बाबा साहब का उद्देश्य था। अब कुछ गद्दार लोग उनको मिल गए, तो मैं आपको उदाहरण के तौर पर बता रहा हूँ, केवल उन्होंने हमारे बौद्ध विरासत पर ही कब्जा नहीं किया, बुद्ध गया पर ही कब्जा नहीं किया, तमाम बौद्ध स्थलों पर कब्जा ही नहीं किया, बल्कि आज जिनको हम अपना आदर्श मानते हैं, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के जन्मस्थली पर भी कब्जा कर लिया। जो धम्म हमको पता चला वो बाबा साहब अम्बेडकर के द्वारा पता चला। बाबा साहब अम्बेडकर ने 14 अक्टूबर 1956 में हमको बुद्ध धम्म दिया और गंदगी से आज़ाद किया। तो जो धम्म हमको मिला वो है नागपुर दीक्षा भूमि। साथियों, मैं वहाँ तैयारी कर रहा हूँ नागपुर में एक बड़े आंदोलन की। आज मुझे यहाँ नहीं आना था क्योंकि मेरा वहाँ ज़्यादा रहना ज़रूरी है, मगर हमारे चेन्नैया जी और कुमार जी ने कहा कि आपको तेलंगाना में इसीलिए आना ज़रूरी है कि वहाँ आप किस लिए लड़ रहे हैं ये तेलंगाना के लोगों को पता होना चाहिए। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने जहाँ पर हमको धम्म दिया उसको दीक्षा भूमि कहते हैं, और वो दीक्षा भूमि आज के तारीख में मोहन भागवत और आरएसएस के डायरेक्ट कब्जे में है। हम लोग बाबा साहब की जय जयकार कर रहे हैं, बाबा साहब की केवल वो राम राम जपते हैं, हम जय भीम जप रहे। और जो करना चाहिए संगठन बनाने का, संगठित शक्ति का निर्माण करने का, वो हमारे लोग नहीं कर रहे। उसका फायदा उनको हो रहा है और उसका नतीजा क्या आ गया कि दीक्षा भूमि पर आरएसएस के संबंधित 3 ब्राह्मणों का कब्जा है। नाम के साथ बता रहा हूँ, ऑल इंडिया में हम ये अधिवेशनों में सब्जेक्ट बनाकर बता रहे। एक ब्राह्मण का नाम है निर्झर कुलकर्णी, एक ब्राह्मण का नाम है निर्झर कुलकर्णी, दूसरे ब्राह्मण का नाम है केपी जोशी और तीसरे ब्राह्मण का नाम है आशीष द्विवेदी। ये 3 ब्राह्मणों का कब्जा दीक्षा भूमि पर आज हो गया है। इसको हटाना चाहिए कि नहीं, यही पूछने आया हूँ। तेलंगाना में किस लिए आया हूँ? भाषण करने के लिए नहीं आया हूँ, जानकारी देने के लिए आया हूँ। और फिर सवाल पूछ रहा हूँ कि बाबा साहब अम्बेडकर के बर्थ प्लेस पर आरएसएस के विश्व हिंदू परिषद के ब्राह्मणों का कब्जा हटना चाहिए या नहीं हटाना चाहिए? हटना चाहिए। दीक्षा भूमि पर आरएसएस के ब्राह्मणों का कब्जा हटना चाहिए या नहीं हटना चाहिए? तो अपने आप वो हटेगा नहीं। इसके लिए हम लोगों ने योजना बनाई। योजना क्या बनाई कि हम लोगों ने ऐलान किया कि ऑल इंडिया से कम 5 लाख और ज़्यादा से ज़्यादा 10 लाख लोगों का मोर्चा हम नागपुर के अंदर लेके जाएंगे और आरएसएस के हेडक्वार्टर पर लेके जाएंगे। मरे तो नहीं हम लोग, जिंदा है। जिंदा है तो जिंदा होने का सबूत तो दिखाना पड़ेगा। कितना? 10 लाख, कम से कम 5 लाख। साथियों, दुश्मन लोगों ने आपको जो मुक्त करने का जो संविधान था वो संविधान भी लगभग खत्म कर दिया है। एक दिन से कुछ नहीं होगा। ये जो आप कर रहे हो, एक दिन का काम कर रहे हो, सालाना, ये आपका सालाना अधिवेशन 1 दिन का, इससे कुछ नहीं होगा। आपको डेली समाज में जाना होगा, डेली लोगों को जगाना होगा और संगठित शक्ति का निर्माण आपको देश लेवल का नहीं करना है,
आसिफाबाद के लोगों को आसिफाबाद तक ही करना है और हैदराबाद के लोगों को हैदराबाद में करना है, और हम ऑल इंडिया में कर रहे हैं। एक उद्देश्य चाहिए, एक विचारधारा है। अगर बाप एक है तो विचारधारा भी एक चाहिए ना। बाबा साहब अम्बेडकर को हम बाप मानते हैं, नाम बाबा साहब का लेते हैं, और हमारे लोग काम दुश्मनों का करते हैं। जय भीम, जय भीम बोलो, किधर भी चलो, मगर जय भीम बोलो। अरे भाई, तो इस देश का जो मुक्ति का मार्ग है संविधान, जिसका ऑब्जेक्ट है न्याय, समता, समानता, बंधुत्व, भाईचारा, यही बुद्धा का विचार है, यही सम्राट अशोक का विचार है, और ये भारत के संविधान का ऑब्जेक्ट है। तो आप लोग समझो, दुश्मन 2025 में हिंदू राष्ट्र घोषित करने की तैयारी में लगा हुआ है, और 12 अगस्त 2022 को टाइम्स ऑफ इंडिया, जो भारत का बड़ा अखबार है, उसमें खबर छप के आई कि आरएसएस ने घोषित कर दिया हिंदू राष्ट्र का नया संविधान तैयार है, वर्ण व्यवस्था के आधारित वाला। मैं तो कहता हूँ जितना जल्दी जग जाओ उतना फायदा है। लगभग संविधान उन्होंने खत्म कर दिया है। रिजर्वेशन हमारे लोगों को संविधान के दिया हुआ मौलिक अधिकार था, शेड्यूल कास्ट लोगों को, शेड्यूल ट्राइब्स के लोगों को, अदर बैकवर्ड कास्ट यानी बीसी के लोगों को आज के तारीख में रिजर्वेशन लगभग खत्म कर दिया। 32 साल हो गए हैं रिजर्वेशन खत्म करने के अभियान को शुरू होकर, 32 साल हो गए। 92 को रिजर्वेशन खत्म करने वाला एलपीजी का कानून आया था, प्राइवेटाइजेशन का। आज रेलवे बेच दिया, एयर इंडिया बेच दिया। साथियों, उन लोगों ने ये भी एक्ट बनाया है जो भी बुद्धा से संबंधित, क्योंकि दुनिया वाले लोग बुद्धा को देखने आते। अजंता, एलोरा, इधर नागार्जुन कोंडा, अमरावती, उधर बुद्ध गया, दुनिया के लोग आते हैं। उन्होंने इन बौद्ध स्थानों को भी प्राइवेटाइज करने का फैसला किया है। लाल किला भारत सरकार की प्रॉपर्टी थी। लाल किला वो आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का मॉन्यूमेंट्स था। आज वो किसका हो गया? भारत सरकार का नहीं है, वो प्राइवेट व्यक्ति का है। तो क्या आप चाहते हो कि बुद्धा की विरासत को कोई बामन, बनिया, अंबानी, अडानी ले लेगा और उसको जो चाहे कर लेगा? आप उसको चाहोगे? वो कर रहे हैं, कानून बना दिया, सारा प्राइवेटाइज कर दिया, रेलवे बेच दिया, सारी नौकरियां खत्म कर दी गई है, और इस देश के मालिक चंद लोग हो गए। तो इस देश में जल्दी क्रांति लाना होगा। इसलिए हम लोगों ने फैसला लिया, बौद्ध विरासत को बचाने के लिए वामन मेश्राम साहब ने हमारा एजेंडा, बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क का एजेंडा राष्ट्रीय एजेंडा में सहभागी किया और कहा कि आप लोग ऑल इंडिया में बुद्ध को और बाबा साहब को मानने वाले कम से कम आज जो मान रहे हैं, वो तो बुद्धा और बाबा साहब तो सभी SC ST BC का है, मगर आज जिनको लग रहा है ये मेरा है, उनको तो कम से कम आप नागपुर में बुलाओ। और संविधान को बचाने के लिए भी हमें नागपुर चलना होगा। कब तक कुत्ते की मौत मरेंगे? हम तो स्वाभिमानी लोग हैं। बाबा साहब अम्बेडकर को मानने वाले लोग, बुद्धा को मानने वाले लोग स्वाभिमानी लोग हैं। और इस देश पर विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, जुडिशरी, मीडिया पर 3.5% ब्राह्मणों का कब्जा है। देखो, हरियाणा में हम कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, DNA कॉन्फ्रेंस, उसके ऊपर ब्राह्मणों ने पाबंदी लगाई। ब्राह्मणों को डर है, DNA ने ब्राह्मण को विदेशी घोषित कर दिया है, मगर कोई ब्राह्मणों को ऑल इंडिया लेवल पर विदेशी कह रहा है। मामसेब के अलावा
ब्राह्मण को कोई ऑल इंडिया लेवल पर डीएनए के आधार पर विदेशी कह रहा है, संगठित रूप से उसका मुंह तोड़ जवाब वाम से भारत मुक्ति मोर्चा, बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क के लोग दे रहे। तो उन्होंने वहाँ डीएनए कॉन्फ्रेंस को पाबंदी लगाई। फिर बाद में 21 अगस्त को मामसेब का 37वां राज्य अधिवेशन था, वहाँ भी उन्होंने पाबंदी लगाई। तो क्या इधर आसिफाबाद में और तेलंगाना में भी ब्राह्मण हमारे बोलने पर पाबंदी लगाएंगे? तब तक रुकेंगे हम लोग। ब्राह्मणों ने संविधान पर पाबंदी लगाई, हम पर नहीं। बाबा साहब ने संविधान बनाया, ब्राह्मण को भी बोलने की आज़ादी दी, हमको भी बोलने की आज़ादी दी। ब्राह्मण के मनु ने संविधान बनाया, हमको देखने की मनाही की, पढ़ने की मनाही की, हमको बोलने की मनाही की। मगर बाबा साहब ने न्याय किया तो सबके साथ किया, ब्राह्मणों के साथ भी किया। अगर ब्राह्मण को बुरा लगता है तो कल वो हमारे खिलाफ कार्यक्रम करे, हमारी बात को लॉजिकल काटे। मगर ब्राह्मण जानता है सबको हरा सकते हैं, मगर बामसेब को हरा नहीं सकते हैं। जब इनको लॉजिकल हरा नहीं सकते तो इनको दबाओ, इनको डराओ, ताकि इनके साथ जो समाज जुड़ेगा तो कल ये भारत को आज़ाद करेगा। मोहन भागवत ने हिंदुत्व नामक किताब में लिखा है, क्या कहा है? उसको पूछा भारत में हिंदू राष्ट्र क्यों नहीं बन रहा है? हमने वचन दिया था लोगों को कि 2014 के बाद बीजेपी की सत्ता आई तो हम हिंदू राष्ट्र का निर्माण करेंगे। तो भागवत ने हिंदुत्व नामक किताब में जवाब देते हुए कहा अपने कार्यकर्ताओं को, हम अभी नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि बामसेब हमारी समस्या है। बामसेब से आरएसएस डर रहा है। आरएसएस को लोग बहुत बड़ा ताकतवर मानते हैं, मगर लिखित रूप में 3.5% ब्राह्मणों का संगठन आरएसएस का जो चीफ है भागवत, वो कह रहा है मैं भी अब बामसेब से डरता हूँ, तुम भी बामसेब से डरो। अब वो लोग हमको डराना चाहते हैं, तो हमने फैसला किया कि अब नागपुर में जाकर ही उसको जवाब देना होगा। तो मैं इस मौके पर आप लोगों को निमंत्रण देने के लिए आया हूँ, कार्यक्रम करने के लिए नहीं। जानकारी तो हमारे साथियों ने आपको दी, मगर इसका अंत कब होगा? ये जो हो रहा है इसका एंड होना चाहिए। तो द एंड करने का समय आ गया है। 6 अक्टूबर को नागपुर में 5 लाख से ज़्यादा लोगों की महारैली है, यानी विशाल सम्मेलन है। और 5 तारीख को अशोका विजयदशमी है, जिस दिन बाबा साहब अम्बेडकर ने बुद्ध धम्म अपनाया था। तो उसी दिन हम लोगों ने ऑल इंडिया में जो बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क संगठन बन चुका है 25 राज्यों में, तो हमने 5 अक्टूबर के दिन ही, यानी अशोक विजयदशमी के दिन ही 5वां राष्ट्रीय अधिवेशन नागपुर में आयोजित किया है। यानी बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क का 5वां राष्ट्रीय अधिवेशन वहाँ होगा। तो आपको 5 अक्टूबर के दिन ही वहाँ सवेरे सवेरे तक पहुँच जाना है। राष्ट्रीय अधिवेशन अटेंड होगा, आप अपनी आंखों से देखोगे ऑल इंडिया का ये संगठन इकट्ठा हो गया है। और दूसरे दिन हमारी जितनी भी ऑफशूट विंग है उनकी ज्वाइंटली क्राउड रैली है, बड़ी सभा है, और उसका अध्यक्षता मूल निवासी नायक वामन मेश्राम जी करेंगे। तो मैं इस मौके पर आप लोगों को निमंत्रण दे रहा हूँ कि 5 और 6 अक्टूबर ऑल इंडिया के लोग नागपुर का नारा दे रहे हैं। आप भी तेलंगाना से वहाँ आओ और राष्ट्र को बचाने के लिए, देश को बचाने के लिए पहल करो। साथियों, ब्राह्मण लोग देश के टुकड़े करना चाहता है, इसलिए हिंदू मुसलमान चिल्ला रहा है। हैदराबाद में भी हिंदू मुसलमान का नाम पर फसाद करवाया,
तो आने वाले समय में ब्राह्मण हिंदू के नाम पर बचेगा। मगर जैसे ही हमने डीएनए का मुद्दा उठाया, ब्राह्मण ने बीसी को बुलाया, बीसी बोला मेरा डीएनए बाम से बोलता है, मूल निवासी है, और ब्राह्मण तेरा विदेशी है, तू देख ले, मैं तेरे साथ आने वाला नहीं हूँ। तो आज जो हमारे पुरखे ब्राह्मणों से लड़ रहे थे, तो हमारे पुरखे दांवपेच से लड़ रहे थे। जैसे बुद्धा ने हमको नाम क्या दिया? बहुजन। हमारी आइडेंटिटी 2500 साल पहले बुद्धा ने क्या दी? बहुजन। ब्राह्मण कौन है? अल्पजन। तो ब्राह्मणों ने बहुजन को भी हाईजैक किया। हाथी नहीं गणेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश है, बहुजन सर्वजन, यानी उसके नेता को डराकर अपने खेमे में लिया। अब उनको लगा समाज भी आएगा, मगर समाज तो वामसेव के साथ जुड़ा हुआ है। तो बहुजन को बचाने के लिए हमने मूल निवासी शब्द जोड़ दिया। तो अब ये क्या हो गया? मूल निवासी बहुजन समाज। तो अब मूल निवासी बहुजन समाज को देश में हम लोग इकट्ठा कर रहे हैं, और तेलंगाना में भी आप लोगों को बड़ी मुहिम चलानी होगी। हमको बालाजी मुक्ति आंदोलन चलाना होगा। अगर साउथ इंडिया में कोई बड़ा आंदोलन होगा, क्राउड बेस आंदोलन होगा, बड़ी बड़ी सभाएं होगी, वो बालाजी मुक्ति आंदोलन। उधर महाराष्ट्र में पंढरपुर मुक्ति आंदोलन शुरू हो गया, बिहार में बुद्ध गया मुक्ति आंदोलन शुरू हो गया। मैं गुजरात से जाकर आ गया, जो गिर सोमनाथ मंदिर है उसके नीचे 3 फ्लोर बुद्ध विहार है, उसके अंदर बुद्धा का शरीर के अवशेष है, अस्थियाँ है, यानी बौद्ध स्थल है। गुजरात के लोगों ने मूवमेंट शुरू कर दी। उत्तर प्रदेश में हम लोगों ने साकेत मुक्ति आंदोलन शुरू ही रखा है। तो साउथ इंडिया में केरला तक हमको मूवमेंट मजबूत करनी होगी। साथियों, इस मौके पर मैं आपको यही कहना चाहता हूँ कि अकेले अकेले लड़ने से कुछ नहीं होगा। यहाँ भारतीय बौद्ध महासभा से भी कुछ लोग जुड़े हुए, बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया से भी कुछ लोग जुड़े हुए। मगर एक जो गेस्ट आए थे वो कह रहे थे हम कब तक अकेले अकेले लड़ेंगे। तो इस मौके पर मैं आपको एक कड़वा सच बोल के जाना चाहता हूँ। अकेले अकेले इसीलिए लड़ रहे हैं क्योंकि हमारे लोगों का कॉमन ऑब्जेक्ट नहीं है। कॉमन ऑब्जेक्ट कब बनेगा? जब आपका कॉमन एनिमी होगा। लोग तो बातें कर देते हैं कि भाई हमको इकट्ठा आकर लड़ना चाहिए। अरे इकट्ठा आकर लड़ना चाहिए, ये हो गया उपदेश। मगर इकट्ठा क्यों नहीं आ रहे? क्योंकि हमारा कॉमन एनिमी नहीं है। कॉमन एनिमी को पता करने का जरिया है आपकी कॉमन आइडियोलॉजी चाहिए। आपकी कॉमन आइडियोलॉजी चाहिए। कॉमन आइडियोलॉजी कर नहीं चलेगा। आपके पास केडर बेस ऑर्गेनाइजेशन चाहिए, आपके पास ट्रेनिंग बेस कार्यकर्ता होंगे, तब आप ये लड़ाई लड़ सकते हो। मैं आपको एक कड़वी बात बता रहा हूँ। बाबा साहब अम्बेडकर ने 1954 को द बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया नामक ऑर्गेनाइजेशन का रजिस्ट्रेशन किया बॉम्बे चैरिटी कमिश्नर के पास। कब किया? 1954 को। और बाबा साहब अम्बेडकर का डेथ हुआ 6 दिसंबर 1956 को। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने जैसे क्रिश्चियन लोगों की बाइबल सोसाइटी है, उसी तर्ज पर ग्लोबल लेवल पर एक संस्था बनाई थी। बाबा साहब अम्बेडकर चले जाने के बाद उनके जो बेटे थे यशवंतराव अम्बेडकर, ये इस संस्था के अध्यक्ष बन गए। और उनका भी, वो बीमार रहते थे, उनका भी कम उम्र में डेथ हो गया। जब उनका डेथ हो गया तो उनके ट्रस्टी अलग अलग राज्यों में थे। तो बाबा साहब अम्बेडकर की जो बहू है मीराताई अम्बेडकर, उन्होंने और उनका जो बेटा है यानी बाबा साहब अम्बेडकर का पोता प्रकाश अम्बेडकर, इन लोगों ने
बॉम्बे चैरिटी कमिश्नर के पास एक नई संस्था रजिस्टर्ड कर ली और उस संस्था का उन्होंने नाम रखा, ये 81 की बात है, उसका नाम रखा भारतीय बौद्ध महासभा और उन्होंने उसको मान्यता दिया। मगर पंजाब, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, मध्य प्रदेश, आपके तेलंगाना के लोगों ने ऑब्जेक्शन लिया। जो उसके ट्रस्टी थे उन्होंने देखा इनसे झगड़ा करने का क्या मतलब है, झगड़ा करेंगे तो समाज हमसे टूट जाएगा। चैरिटी कमिश्नर ने इसको मान्यता क्यों दिया, इसलिए उसको ब्लेम लगाया, तुमने मान्यता क्यों दिया। उनका ये कहना था कि बाबा साहब अम्बेडकर की जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है उनका हिंदी में कोई भी संस्था रजिस्टर्ड नहीं थी, या बाबा साहब अम्बेडकर ने जितने भी ऑर्गेनाइजेशन बनाए वो सारे के सारे अंग्रेजी नाम से है। रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया, पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी ऑफ इंडिया, शेड्यूल कास्ट फेडरेशन, ये बाबा साहब के पीपल्स इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट अंग्रेजी नाम है। तो बाबा साहब ने रिलीजन मूवमेंट शुरू की तो उसका नाम था अंग्रेजी में द बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया। इसका हिंदी और मराठी अर्थ होता है भारतीय बौद्ध महासभा। बाबा साहब ने अपनी संस्था का रजिस्ट्रेशन भारतीय बौद्ध महासभा के नाम से नहीं किया। किस नाम से किया? द बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया से किया। मगर इनके खानदान के ही लोग थे, उन्होंने भारतीय बौद्ध महासभा नाम से अलग से रजिस्ट्रेशन किया। जब कंप्लेंट हुआ तो बॉम्बे चैरिटी कमिश्नर ने मान्य किया हमारे कर्मचारियों को पैसा घूस दिया है और ये झूठी संस्था बनाई गई है, इसको हम रद्द घोषित करते हैं। साथियों, हम भी चाहते हैं बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया रहनी चाहिए थी, हम भी चाहते, मगर इन्होंने आपस में झगड़े करके उसके दो फाड़ कर दिए। फिर उन्होंने रिजेक्ट कर दिया, फिर हाई कोर्ट में मामला गया, फिर सुप्रीम कोर्ट में मामला गया और सुप्रीम कोर्ट में मामला गया, हम लोगों ने उनको जितवा दिया। बाद में उन लोगों ने उन्हीं से समझौता किया। आज नागपुर में चंद्रकांत पाटिल या चंदू पाटिल नामक व्यक्ति है, वो उसके हाथ में है। और चंद्रकांत पाटिल जो है ये पीजे ज्योतिकर जो पूर्व का ट्रस्टी था, जो आरएसएस का खास आदमी था, उनके स्टेज पर जाता था। आज की तारीख में बाबा साहब की बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया बाबा साहब के अनुयायियों के पास नहीं है, आज उन्हीं लोगों के पास है। ये जो चल रहा है कि हम चलाते हैं, इसका ऑडिट रिपोर्ट कहाँ है, इसकी ट्रस्टी कहाँ है, कहने के लिए आप अध्यक्ष हो, लीगली डॉक्यूमेंट कहाँ है, लीगली तो उनके पास है। जब साकेत का मामला आया तो उन लोगों ने समझौता कर लिया और उस मामले को रफा दफा कर लिया। तो इतिहास को ठीक से समझना होगा। मैं किसी की बुराई कहने के लिए नहीं बता रहा हूँ, मैं आपको वर्तमान का भी इतिहास बता रहा हूँ। तो हम लोगों को आरएसएस को मुंह तोड़ जवाब देना होगा, क्योंकि इस देश में हम 85% है, 85% लोगों को इकट्ठा करने का हम काम कर रहे हैं। हमारी लड़ाई विदेशी ब्राह्मणों से है। तो 6 अक्टूबर को तेलंगाना स्टेट से भारी तादाद में हर डिस्ट्रिक्ट से लोगों को आना चाहिए। यहाँ से नज़दीक है, बसेस बुक करो, छोटे छोटे टेम्पो बुक करो, जो भी साधन है वो सारे साधनों से आप भारी तादाद में आओ। ये लोग आ रहे, इन लोगों ने मुझे बताया 250 वकील लोगों ने बसेस बुक कर लिए। तेलंगाना सिटी के अंदर से 250 वकीलों ने, उन्होंने कहा काला कोट पहनकर आ जाएंगे, आज नहीं आएंगे तो कब आएंगे। तो मैं इनका धन्यवाद देता हूँ, इतने दूर से उन्होंने 250 वकीलों की बसेस बुक की। तो आप भी आपके ज़िले में जाकर 6 अक्टूबर की तैयारी करो। जन आंदोलन का ऐतिहासिक दिन है, आप उस दिन आओगे, आपको खुशी होगी। आपका देशव्यापी संगठन, राष्ट्रीय नेतृत्व और राष्ट्रीय आइडियोलॉजी, इस देश में आरएसएस की आइडियोलॉजी को बुद्ध फुले शाहू अम्बेडकर की आइडियोलॉजी काट सकती है, कोई दूसरी आइडियोलॉजी उनको काट नहीं सकती।
इसलिए हमें गर्व है कि हम नेशनल मूवमेंट में काम कर रहे हैं। हमारा मूवमेंट गली का मूवमेंट नहीं है, हमारा मूवमेंट नेशनल मूवमेंट है। आप इसके सिपाही हो, आप इसके कमांडर चीफ हो, आप आओ, यही आपसे होप्स करता हूँ। आपने मेरी बात ध्यान से सुनी, इसके लिए आभार, धन्यवाद। और यहाँ पर मूल निवासी पब्लिकेशन ट्रस्ट के और बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क के कुछ बुकलेट आए, ये किताबें लो ताकि आप लोगों को पढ़ने में जानकारी मिलेगी और उस जानकारी का आप फील्ड में इस्तेमाल करोगे। धन्यवाद। नमो बुद्धाय। जय भीम, जय मूल निवासी। जय मूल निवासी, जय मूल निवासी। बोल 50 जय मूल निवासी। మిత్రులారా, బుద్ధిజానికి సంబంధించి భారతదేశంలో ఈ బుద్ధుని భూమి మరి దాన్ని పునర్నిర్మాణం చేయడానికి, పునఃస్థాపించడానికి కావలసినటువంటి వనరులు అవన్నీ కూడా బాంసేప్ ఆధ్వర్యంలో మాన్యులు బహుజన నాయకులు వామన్ మేశ్రామ్ గారి ఆధ్వర్యంలో నాయకత్వంలో, ప్రొఫెసర్ విలాస్కర సార్ నాయకత్వంలో బుద్ధిస్ట్ ఇంటర్నేషనల్ నెట్వర్క్ మళ్ళీ ఈ బ్రాహ్మణుల నుండి ఈ భారతదేశాన్ని ప్రొఫెసర్ సార్ చెప్తూ, డాక్టర్ సార్ చెప్తూ ఈ విహారాలు